चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको इतिहास के बारे में बता रहे थे और बताया कि कैसे हमारा इतिहास शुरू हुआ। फिर एक-एक करके उस पर एक कैलेंडर बनाया था और उसी के ऊपर हम लोग आगे चल रहे थे और उसको बताते हुए मुगल काल और मुगलों के बाद बताया कि भारत में यूरोपियन कंपनियां जो थी, यूरोपियों का आगमन शुरू होता है, उसका कारण क्या था, वो सब समझाया था पिछली क्लासेस में। और फिर बताया था कि इन यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आने के बाद बिजनेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आपस में संघर्ष हुआ, भारतीय शक्तियों के साथ भी संघर्ष हुआ और फाइनली भारत की सत्ता मिलती है अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने भारत को शासन करने के क्रम में ऐसी कई सारी नीतियां बनाई, ऐसी कई सारी पॉलिसीज बनाई, जिससे लोग अंग्रेजों से धीरे धीरे करके नाराज होते चले गए, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। उनकी आर्थिक नीति आपको बताए थे कि रेवेन्यू सिस्टम में पर्याप्त रूप से बदलाव किए, जिससे किसान परेशान थे। उसको छोड़ के जब सेना में गए तो फिर उनकी सामाजिक स्थिति बदलनी शुरू हो गई। तो सैनिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे कि राजाओं महाराजाओं को हमसे छीना, और भी कई सारे ऐसे छोटे बड़े कारण थे सोशल मैटर्स में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण मिलाते हुए कि पूरा जिस जब अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हुआ। आपको बताया था कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757। तो 1757 जब से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, तब से लेके धीरे धीरे करके पूरे 100 साल लगे और 1857 तक आते आते लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अब अंग्रेज जो भी करते थे सही या गलत, उसको गलत ही मान लिया जाता था। यानी अंग्रेजों ने भारत पे इतने गलत काम कर दिए थे कि उनके सही कामों का भी गलत असर हुआ था, जिसमें एक आपको बताया था सती प्रथा को बैन किया गया, लेकिन उसका भी विरोध हुआ। राधा कामदेव ने धर्म सभा बनाई और सती का समर्थन करना शुरू किया कि लोगों को लगा कि अंग्रेज सब कुछ कर रहे हैं, अब ये हमारे घरेलू मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके गुस्सा बढ़ता चला गया, प्रेशर बढ़ता चला गया और उस प्रेशर को कोई आवाज़ नहीं मिल रही थी। बताया था कि प्रेशर कुकर में से सीटी बजती है, तो उसमें प्रेशर तो बन रहा था लेकिन सीटी नहीं बज रही थी। और क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, अखबार वगैरह नहीं चला करते थे, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे कि लोगों के अंदर जो अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा है, इसकी जानकारी सरकार तक पहुंच पाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको बताया था कि अब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बारूद पूरे 100 सालों तक कारण इकट्ठा होते रहे, 100 सालों तक कारण इकट्ठा होते रहे, लेकिन केवल बारूद से ब्लास्ट होता नहीं, ब्लास्ट के लिए चाहिए चिंगारी, और चिंगारी का काम किया एक छोटी सी घटना ने, जिसमें बताया कि पहले एक राइफलें हुआ करती थी। कौन सी राइफल थी? ब्राउन बैस राइफल। उस ब्राउन बैस राइफलों को हटा के नई राइफलें आई थी। कौन सी? इनफील्ड। और ये जो इनफील्ड राइफलें थी, इन इनफील्ड राइफलों में अब कारतूसों का प्रयोग होना शुरू हुआ। लेकिन जैसे आज कारतूस भरते हैं राइफल में, उस समय कारतूस नहीं भरा जाता था। कारतूस में बारूद और छर्रा होता था। उन कारतूसों को काट के बारूद छर्रा एक साथ भरते थे, पंच करते थे, खाली जो कारतूस होता था उसको फेंकते थे और फायर करते थे। तो उसी में जो कारतूस को काटने के लिए टेक्नोलॉजी है कि एक हाथ में राइफल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में कारतूस, तो काटेंगे कैसे? तो दांत से उसको काटने की व्यवस्था बनाई गई। और ये खबर फैली कि वो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। गाय हिंदू के लिए पवित्र थी और सुअर मुसलमान के लिए हराम था। और सेना में ज़्यादातर कौन से लोग थे? अपर कास्ट, ऊंची जाति के लोग थे। और ये अपर कास्ट धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। तो जैसे ही ये चर्बी वाले कारतूस, हालांकि अंग्रेजों के ऐसे कोई सीधे सीधे कुछ नियति मतलब सोच नहीं थी, जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया था। ये एक टेक्निकल चेंज था, तकनीकी बदलाव था कि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन अब लोगों के दिमाग में अब गलत बन चुका था। तो लगा कि जानबूझ के अंग्रेज हमारा अब धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। पहले हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, सामाजिक स्थिति खराब थी, एक ले दे के हमारे पास धर्म बचा हुआ था। अब ये अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो जब धर्म की बात आई, तब फिर सारे इकट्ठा होना शुरू हुए, बैठकें शुरू होने लगी, मीटिंग होने लगी, और इनको लगने लगा कि अब कोई बड़ी व्यवस्था हम लोग बनाएंगे और एक साथ ऐसा संघर्ष करेंगे कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जाए। तो सिपाहियों ने एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट संदेश भेजने शुरू कर दिए, माहौल बदलने लगा। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ी घटना होती, और ऐसा अभी डेट हालांकि कोई फिक्स नहीं की गई थी, ये था कि मई जून तक कोई बड़ी घटना होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक तारीख आप लिखिए, 27 मार्च 1857, 27 मार्च 1857 को एक बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी। और ये बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? बंगाल में, बैरकपुर छावनी बंगाल। और ये जो बंगाल की बैरकपुर छावनी है, इसी में 34वीं पैदल सेना थी, 34th नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता है, 34वीं पैदल सेना की बटालियन थी पूरी।
और इसी 34वीं पैदल सेना के सिपाही थे मंगल पांडे। 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं पैदल सेना, और इस 34वीं पैदल सेना के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे। तो जो मंगल पांडे थे वो कौन सी रेजिमेंट के थे? 34वीं पैदल सेना, 34th पैदल नेटिव इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे कौन सी सेना के थे? 34वीं पैदल सेना के सिपाही थे। मंगल पांडे ने इन चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उनके अफसर ने जब दबाव बनाया तो उसको गोली मार दी। जब इनको पकड़ने की कोशिश की गई तो साथी सिपाही को उन्होंने छुरा भोंक दिया। मंगल पांडे को पकड़ा गया और पकड़ के वहीं बैरकपुर छावनी में ही फांसी दे दी गई। अगली डेट लिख सकते हैं 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 वहीं बैरकपुर छावनी मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड। कहां पर फांसी दी गई थी? उसी बैरकपुर छावनी में। तो जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो इसके बाद से ये जो घटना थी, मंगल पांडे वाली जो घटना थी, ये बहुत बड़ी घटना थी। सरकार को अंदाजा लग चुका था कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस गड़बड़ी की संभावना सरकार को लग रही थी। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि जो 34वीं पैदल सेना थी, 34th नेटिव इन्फेंट्री थी, इस 34वीं पैदल सेना को डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया। सिपाहियों को उनके घर लौटने का आदेश दे दिया गया कि अब अपने अपने घरों को लौट जाइए, और 34वीं पैदल सेना समाप्त कर दी गई। ठीक। अब ये जो घटना घटी, ध्यान रखेंगे, ये एक घटना थी, क्रांति की शुरुआत नहीं थी। कई लोग कह देते हैं कि 1857 की क्रांति बैरकपुर से शुरू हुई थी। ये शुरुआत नहीं थी। क्रांति सामूहिक प्रयासों से होती है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे अकेले थे। किसी और सिपाही ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने अकेले ही काम किया, अकेले ही उनको फांसी दे दी, क्योंकि और उनका साथ नहीं दे रहा। लेकिन इससे सरकार अलर्ट हो चुकी थी और ये लगने लगा था कि अब जल्द ही कोई बड़ी घटना और कहीं घटेगी, क्योंकि असंतोष तो पहले से था, लेकिन अब सरकार भी अलर्ट थी। उधर संगठित रूप से जो विद्रोह शुरू हुआ वो उसकी शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ में क्या था कि वहां पर कैवेलियर्स थे, घुड़सवार सेना के सिपाही थे। तो वहां पर घुड़सवार सेना के सिपाहियों ने ऐसी चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि हम लोग चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 89 सिपाही थे, तो सिपाहियों ने कहा कि इस चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। उन सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया, मुकदमा किया गया, केस किया गया, और मुकदमा करके फाइनली 8 मई को फैसला आया कि इन सबको उठा के 10-10 साल की सजा सुनाई जाए। 3 सिपाहियों ने माफ़ी मांगी, बाकी 86 सिपाहियों को सजा सुनाई गई। तो उन सिपाहियों को जब गिरफ्तार करके हथियार वगैरह जमा करा के उनकी गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो गिरफ्तार करने वाले भी सिपाही भारतीय थे और गिरफ्तार होने वाले भी सिपाही भारतीय थे। तो उन गिरफ्तार होने वाले सिपाहियों ने अपने साथी सिपाहियों को भड़काया कि भाई हम भी भारतीय, तुम भी भारतीय, कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजी अफसरों के कहने पर हमारे ही खिलाफ हथियार उठा रहे। तो साथी सिपाहियों को भड़काया, साथी उन सबों के भड़के और अपने साथियों को उन सबों ने छुड़ाया, हथियार वगैरह लूटे और पूरे मेरठ से अंग्रेज अफसरों को मारपीट के वहाँ से भगा दिया गया। तो जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मेरठ से। लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, मंगल पांडे की एक घटना थी, इंसिडेंस। क्रांति की शुरुआत होती है लेकिन 10 मई 1857, 10th of May 1857, मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। रिवोल्ट बिगेन फ्रॉम मेरठ। मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई, यानी क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। मेरठ पर सिपाहियों ने कब्जा किया अलग अलग और अंग्रेज अफसरों को मार भगाया। अब मेरठ पर जब कब्जा हुआ तो अब ये हुआ कि मेरठ पर कब्जे के बाद केवल मेरठ ही नहीं, पूरे देश से, पूरे भारत से अंग्रेजों को भगाना है। अब अंग्रेजों को भगाएंगे, भगा देंगे, पहले भाग ही गए अंग्रेज, तो फिर शासन किसके हाथ में आएगा? तो 150 साल बाद भी सिपाहियों के दिमाग में किसका क्रेज था? मुगल बादशाह। तो सीधे वहां से कूच करते हैं, कहां पर? दिल्ली की तरफ जाते हैं और दिल्ली जाके इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। अगले ही दिन 11 मई को पहुंचते हैं दिल्ली, और 11 मई को दिल्ली पहुंच के सीधे 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसमें क्या बोले थे? 10 मई बोले थे कि 18 मई बोले थे? अच्छा, 18 लिखे थे, बोले 10। ठीक, कोई बात नहीं, 10 मई ही थी। ठीक, लिख लीजिए 12 मई 1857, 12 मई 1857, 12 मई 1857 दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय
रिवोल्यूशनरीज, दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया 12 मई को। तो 10 मई को मेरठ और 12 मई को दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। और मुगल बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय भी आप कह सकते हैं, बहादुर शाह द्वितीय या जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। एंड मुगल बहादुर शाह सेकंड और जफर वॉज डिक्लेयर एज एम्परर ऑफ इंडिया। तो भारत का बादशाह किसको घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने भारत का बादशाह घोषित कर दिया। तो जब भारत का बादशाह इसे घोषित किया गया तो दिल्ली की जो विजय थी सिपाहियों की, तो दिल्ली की विजय कोई बहुत बड़ी सामरिक विजय नहीं थी। ऐसा नहीं था कि दिल्ली जीत लिया तो कोई बहुत बड़ा किला जीत लिया, लाल किले पर कब्जा कर लिया, क्योंकि दिल्ली का महत्व अंग्रेजों के लिए कुछ खास था नहीं। अंग्रेजों ने अपना सेंटर उधर कलकत्ता की तरफ बनाया हुआ था। तो अंग्रेजों के लिए कोई ऐसा नहीं था कि दिल्ली में इनका बहुत बड़ा स्टेब्लिशमेंट था या बहुत बड़ी फौजें थी जिनको इन लोगों ने हरा दिया था। दिल्ली का भारतीयों के लिए महत्व था, अंग्रेजों के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं था। मुगल जमाने में दिल्ली जो थी वो आन बान शान का केंद्र हुआ करती थी। लाल किला मुगल बादशाह का एक अलग क्रेज था लोगों में। तो जिसका अंग्रेजों पर तो नहीं लेकिन भारतीयों पर असर थोड़ा ज्यादा हुआ। अब बहुत सारे लोगों के अंदर उम्मीद की लहर उठी कि दिल्ली जीत ली विद्रोहियों ने, जब दिल्ली जीत ली तो बाकी भी जीता जा सकता है, ये उठा लोगों के दिमाग में। तो अब जिसके जिसके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था वो लोग धीरे धीरे करके आवाज उठाना शुरू करते हैं, और जो जो चाहते थे कि नहीं हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है वो सब लड़ना शुरू करते हैं। तो जो मेरठ और दिल्ली से शुरू हुआ तो रामपुर, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, बनारस होते हुए बिहार तक लोगों ने सर उठाने शुरू कर दिए और अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने विद्रोह किया। कुछ लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की, जैसे नाना साहब थे कानपुर में। आप लिख सकते हैं कानपुर में कौन थे? नाना साहब। कानपुर में नाना साहब। तो नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंधू पंत। धोंधू पंत। तो इन्होंने सरकार को ऑफर दिया कि भाई हमारा पेंशन, इनका पेंशन बंद हुआ था, तो इन्होंने ऑफर दिया कि हमारी पेंशन शुरू कर दीजिए, नहीं तो हम विद्रोह कर देंगे, और अगर पेंशन आप हमारी शुरू कर देते हैं तो हम विद्रोह में आपका साथ देंगे। और शुरुआत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों की जानकारी उन्होंने शेयर की अंग्रेज अफसरों के साथ, लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। तो इन्होंने हथियार उठाए। रानी लक्ष्मीबाई ने ऑफर दिया कि हमारी झांसी वापस कर दीजिए, नहीं तो हम भी विद्रोह कर देंगे। तो उनका ठीक है मैडम, आप भी कर दीजिए। तो वो पहले देख रहे थे कि कौन कौन आवाज़ उठा सकता है। तो देखा, फिर सेनाएं बुलाई गई, अलग अलग रेजिमेंट बुलाए गए, अलग अलग अफसरों को लगाया गया और बड़े आराम से इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। और भी कई जगहों पर विद्रोह हुआ, जिसमें कानपुर के अलावा झांसी लिख लीजिए, झांसी, झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा लखनऊ, लखनऊ में जो नवाब वाजिद अली शाह जिनको अरेस्ट किया गया था, पिछली क्लास में उनकी कहानी आपको सुनाए थे, उन्हीं की वाइफ थी बेगम हजरत महल। हजरत महल। और हजरत महल को टाइटल दी गई थी, इनको महक परी कहा जाता है, महक परी। तो महक परी किसकी टाइटल थी? हजरत महल की। और हजरत महल का ही बेटा था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर जिनका बेटा था, लोग लखनऊ में थे। इसके अलावा इलाहाबाद, इलाहाबाद में थे लियाकत अली। लियाकत अली।
तो इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली थे। फिर बिहार में जगदीशपुर आराम पड़ता है, जगदीशपुर या आरा आप कह सकते हैं, आरा। यहाँ पर थे वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और कुंवर सिंह के बाद इनके भाई थे अमर सिंह, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, बिहार में बड़े संघर्ष किए इन्होंने। तो ये लोग का प्रमुख नेता थे, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को इन्होंने नेता डिक्लेयर किया ही था। तो धीरे धीरे करके एक एक करके लोगों ने सर उठाने शुरू कर दिए, और अंग्रेजों ने फिर अभियान चला, और अलग अलग अफसरों ने अलग अलग जगह पर अभियान किए, और बड़े आराम से इतनी बड़ी क्रांति को उन्होंने दबा दिया। इस 1857 की क्रांति के कारण बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़े कारण थे, बताया था सैकड़ों साल से कारण बने हुए थे। इसमें कारण के अलावा इसमें जो लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग शामिल हुए, बहुत सारे सिपाही शामिल हुए। लेकिन इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को कुछ खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने बहुत आराम से दबा दिया। एक तरीके से कहा जाए कि 1857 की क्रांति अपने आप में क्या होती है? असफल हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ये जो 1857 की क्रांति असफल हुई, फेल हुई, तो इसकी असफलता का क्या कारण था? क्यों ये फेल हो जाती? तो इसकी असफलता का जो कारण देखा जाता है, कई सारे कारण थे, लेकिन जो सबसे मेन कारण आप देखेंगे कि पहली बात तो इसका सफल होना ही अपने आप में एक समस्या थी। कि सोचिए 1857 में ही क्रांति सफल हो जाती और अंग्रेजों को 1857 से ही भारत से बाहर निकाल दिया जाता, तो क्या हो जाता? क्योंकि ये सब आप देख रहे हैं, सब अलग अलग टुकड़े हैं, सब एक नहीं। ये अपने पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने झांसी के लिए लड़ रही हैं, ये अपने लखनऊ के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने सब अपने अपने लिए। किसी को भारत से मतलब नहीं, सबको किससे मतलब था? अपनी रियासत, अपनी जागीर, अपना पेंशन, अपना महल, अपना किला, बस अपना अपना। अब सोचिए अगर अंग्रेजों को उसी समय बाहर कर दिया तो क्या हो जाता? वही अवध का नवाब कथक ठुमरी में लगा रहता, वही कर्नाटक, वही मुगल बादशाह अपने शेर व शायरी में लगे रहते। तो कोई हमारे लिए नहीं लड़ रहा था, सब किसके लिए लड़ रहे थे? अपने लिए लड़, और कुछ तो बिना मतलब के लड़ रहे थे। इस 1857 की क्रांति का सबसे बेगुनाह जो मारा गया वो कहा जाता है बहादुर शाह जफर को, या बहादुर शाह द्वितीय, जिसको दिल्ली में नेता घोषित किया गया। सोचिए उसकी उम्र थी 80 साल। 80 साल का बूढ़ा आदमी, उसको सिपाहियों ने जबरदस्ती पकड़ के बादशाह बना दिया। उसको कुछ अता पता नहीं था। बहादुर शाह जो था वो एक बहुत बड़ा शायर था। उर्दू शायरी आपने सुनी होगी, तो जफर उपनाम से जितनी भी शायरियाँ मिलती हैं वो सब बहादुर शाह की। तो बहादुर शाह बहुत बड़ा शायर था। तो वो बड़ा शायर, उससे बड़ा शायर उसका एक दरबारी कवि था। आपने उर्दू में जो शायरी वगैरह सुने होंगे थोड़ी बहुत, तो उर्दू शायरी में सबसे बड़ा शायर कौन माना जाता है? मिर्जा गालिब का नाम सुना हो? मिर्जा गालिब उर्दू के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी थे। अब सोचिए, एक तो जफर बड़ा शायर, ऊपर से उसका दरबारी उससे बड़ा शायर, और भी कई सारे बड़े बड़े शायर हुआ करते थे। तो ये सब बैठ के अपना शेर व शायरी करते थे। इनको देश दुनिया भारत से कोई मतलब नहीं था। अभी 11 मई को सिपाही पहुंचे, मेरठ से विद्रोह करके पहुंच गए दिल्ली, और मुगल बादशाह के दरबार में कहा कि अब आपको भारत का बादशाह बनाया जा रहा है। पहले उसको भी डाउट हुआ, कौन है, क्या है, कहाँ से है, उसको भी कुछ अता पता थोड़े था, पहचानता थोड़ी था किसी को। तो वो पहले देखा कि उसने कौन ये हल्ला मचाते हुए चले आ रहे हैं। पहले तो वो घबराया। तो बताया गया कि अब आपको भारत का बादशाह बनाना है। बोला यार बादशाह तो पहले से है। तो बोला नहीं, असली वाला बादशाह बनाएंगे, आपके नाम पे खुतबा पढ़ा जाएगा, आपके नाम के सिक्के जारी होंगे, अब आपका शासन चलेगा। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ कि सवेरे सवेरे सब क्या। तो पहले अपने आदमी भेजे कि जाके पता करो चल क्या रहा है। तो उसके आदमी गए तो पता चला कि सही में दिल्ली में गदर हुआ, और यहाँ पर मेरठ शाही सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को भगा दिया गया। तो पहले तो खुदे भागने के चक्कर में था कि भाग लो यहाँ से, जब कोई भरोसा नहीं से मार काट के न फेंक दे। अब वो सब तलवार वलवार ले खड़े थे कि बादशाह तो बनना ही पड़ेगा। तो सोचा अंग्रेज बाद में मारेंगे, यही सब ने मार काट के फेंक दे। बोले बताओ क्या करना है? बोले बादशाह बन जाइए। तो तुरंत ही उसको टोपी माला पहना के जो है गद्दी पर बिठा दिया गया। तो एक तो सिपाही ने जबरदस्ती उसको बादशाह बनाया, और दूसरा जब अंग्रेजों ने वापस दिल्ली पर कब्जा किया तो उसी को धरा गया, बेटा तुम्हारे नाम पर विद्रोह हुआ है। बोला यार हम तो कुछ किए ही नहीं, हमको सब जबरदस्ती का बना दिया। वो अपने फैमिली के साथ जाके, और हुमायूं का जो मकबरा आपको बताया था, मकबरे में परिवार के साथ छुपा हुआ, वहां से उसको अरेस्ट किया गया। वो रो रहा है बेचारा, यार हम तो कुछ किए ही नहीं, हमको जबरदस्ती बना दिए सब जो है कि बादशाह।
तो सिपाही ने जबरदस्ती धर पकड़ के उसको बादशाह बना दिया, फिर अंग्रेज उसी को धर के फिर रंगून भेज दिया, वहां जाके मरा। तो जिसको विद्रोहियों ने अपना नेता चुना वो लड़ना ही नहीं चाहता। और इस विद्रोह की जो सबसे बड़ी ताकत थे, इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत कौन थे? सिपाही। कई इतिहासकारों ने इसको सिपाही मिटने कहा कि केवल इसमें लड़ाई किसने लड़ी थी? सिपाहियों ने। और सिपाही सिपाही होता है, नहीं सिपाही के पास ताकत तो है लेकिन दिमाग होता नहीं, मैनेजमेंट है नहीं उसके पास। अब मेरठ से राइफलें लूटी, तोपें लूटी और लौट के चल दिए दिल्ली। राइफलें लूट के लेके जा रहे हो, कारतूस नहीं है तो कहाँ से आएगा? सोचिए, तोपें ढकेल के मेरठ से रात भर में दिल्ली पहुंचा दिए, तोप ढकेल के ले गए तो गोले का जुगाड़ ही नहीं, जब गोला है नहीं तोप लेके कहाँ जा रहे? अब उनको क्या पता कि कहाँ गोला बनता है, कहाँ कारतूस बनता है, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, उसके लिए व्यापारी को पैसा कौन देगा, पूरा सप्लाई सप्लाई चेन पूरी बनी होती है, वो उनको क्या पता? उनको तो बना बनाया मिलता है, बस दाग दिया। अरे कहाँ से बन रहा है, कैसे बनेगा, कौन रॉ मटेरियल देगा, उसको पैसा कौन देगा, ये उनको नहीं पता था। तो सिपाहियों के पास ताकत तो थी, बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, मैनेजमेंट नहीं था। और जिसके पास समझ थी वो लड़ना नहीं चाहता था। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट साबित होता है ये क्रांति। एक बहुत बड़ा क्या था? मिसमैनेजमेंट अपने आप में। खैर, इस क्रांति के कुछ और फैक्ट हैं, पहले फैक्ट लिख लीजिए, फिर आगे कहानी आपको समझाते हैं। कि जब ये क्रांति हुई थी तो कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि जब क्रांति हुई तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्रांति के समय गवर्नर जनरल का नाम लिख लीजिए। तो क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। फिर गवर्नर जनरल। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो क्रांति के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो था पामस्टर। क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर। इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा गया। तो सबसे पहले किसने कहा था कि ये क्रांति नहीं, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम है? तो ये कहा था सबसे पहले वी.डी. सावरकर ने। इसलिए वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को, विनायक दामोदर पूरा नाम था, इस क्रांति को क्या कहा? भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। वी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वाधीनता संग्राम कहा। वी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी, इनकी बुक का नाम लिख लीजिए। वी.डी. सावरकर की पुस्तक थी एक, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या भारत का स्वाधीनता संग्राम। भारत का स्वाधीनता संग्राम। तो भारत का स्वाधीनता संग्राम, ये किताब किसने लिखी थी? भारत का स्वाधीनता संग्राम। इसके लेखक कौन थे? वी.डी. सावरकर। ठीक, जब ये क्रांति हुई थी तो इस क्रांति का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा था, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लिखा था। तो उन्होंने अपने हिसाब से सारा सिस्टम बनाया था, अपने हिसाब से सारी चीजें लिखी, खुद से व्याख्या की। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार भी चाहती थी कि इसका इतिहास निष्पक्ष रूप से लिखा जाए। तो भारत सरकार ने इसका इतिहास लिखने के लिए जो सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया, ऑफिशियल हिस्टोरियन, उसका नाम लिख लीजिए, लिखिए S.N. सेन। S.N. सेन। ये 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार, ऑफिशियल हिस्टोरियन, 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार। तो 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? S.N. सेन। और S.N. सेन ने भी एक किताब लिखी थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी पुस्तक का नाम लिख लीजिए 1857। 1857। तो 1857 एक किताब का नाम है, ये किसने लिखा था? S.N. सेन। सरकार ने अपनी तरफ से लिखवाया था इतिहास, सरकार ने अपॉइंट किया था। हाँ, तो उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम क्या था? S.N. सेन ने, क्योंकि ब्रिटिश अपने हिसाब से लिखते हैं,
तो भारत सरकार ने इसको बाद में लिखवाया। तो यशवंत सेन इसके क्या थे, ऑफिशियल हिस्टोरियन थे। और इनकी किताब कौन सी थी, 1857। चलिए, अब है क्या कि ये जो 1857 की क्रांति थी, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर क्रांति हुई, हालांकि ये असफल हो गई, बहुत सारे कारण रहे। अब इस क्रांति के कारण या घटनाएं उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे हमारे लिए। इस क्रांति के परिणामों ने भारत की दशा और दिशा को बिल्कुल बदल के रख दिया, और अचानक से भारत में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ पलटा। यानी क्रांति के बाद भारत में क्या हुआ, बहुत सारे बदलाव हुए। और ब्रिटिश सरकार ने इतने सारे चेंजेस किए कि दोबारा क्रांति नहीं होने दी। ये तो था सरकार में। अंग्रेज बड़े होशियार लोग थे, एक बार घटना हो जाती थी उससे सबक ले लेते थे और दोबारा वैसी घटना होने नहीं दी। तो इस क्रांति के बाद इतने सारे चेंजेस हुए, हर क्षेत्र में बदलाव किया जहां जहां हो सकता था, कि ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना न हो। कुछ बड़े बदलाव हुए, बहुत सारे छोटे बदलाव भी हुए, उसको आपको समझा देते हैं। पहला बदलाव तो उन्होंने सेना के संगठन में किया, जो मिलिट्री का स्ट्रक्चर था, क्योंकि विद्रोह सबसे ज्यादा किसने किया, सिपाहियों ने। तो सिपाहियों का रेशियो फिक्स किया गया। रेशियो फिक्स करने का मतलब कि जैसे जैसे ये भारत पर कब्जा करते चले जा रहे थे, भारतीय सिपाहियों को भर्ती करते चले जाते थे, भारतीय सिपाहियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। तो इन्होंने रेशियो फिक्स किया, और ये रेशियो भी केवल नॉर्थ के लिए था, उत्तर के लिए, क्योंकि विद्रोह उत्तर में हुआ था, अवध के सिपाही सबसे ज्यादा थे। तो यहाँ पर भारतीय और ब्रिटिश सिपाहियों का रेशियो 2-1 किया गया। दो किसके, ब्रिटिश नहीं, दो भारतीय इंडियन, और एक क्या होगा, ब्रिटिश। यानी कि 10,000 ब्रिटिश सेना तो 20,000 भारतीय सैनिक रहेंगे। पहले क्या था कि रेशियो बहुत ज्यादा था। और साउथ में 40-60% का रेशियो किया गया ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, वो साउथ में ज्यादा असर नहीं था, ज्यादा असर कहाँ था, नॉर्थ में था। तो उत्तर में भारतीय सिपाही, 2 भारतीय सिपाही की तुलना में एक क्या किया गया, अंग्रेज सिपाही किया गया। दूसरा ये किया गया कि जितने भी सेना के जो टेक्निकल जगह थी, जैसे मैसेजिंग था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, जो तोपखाना था, वो सबसे महत्वपूर्ण थे, उन सब से भारतीयों को हटा दिया गया। वहां पर केवल किसको रखा गया, अंग्रेजों को। क्योंकि उस जमाने में भाई सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी लेना बड़ा मुश्किल होता था। उस समय टेलीग्राम चलता था, टेलीग्राम में मैसेज संदेश भेजे जाते थे तार के माध्यम से, तार कहा जाता था उस जमाने में। अब सिपाहियों के पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म था नहीं, अंग्रेजों के पास था। तो सूचना भी जरूरी होती है ना, कहाँ पर कितनी सेना है, कहाँ पर कौन मूवमेंट कर रहा है। तो इसलिए सारी टेक्निकल जगह है, मैसेजिंग से भारतीयों को पूरी तरीके से क्या किया, इन्होंने हटा दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर केवल ब्रिटिश रहे वहां पर, सारा कंट्रोल कर लिया। सेना का विभाजन, सेना की एकता को तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि सिपाही एक यूनाइट हो गए थे, एक एक बटालियन में सारे सिपाही होते थे, इकट्ठा हो गए। अब इन्होंने सेना का जो बंटवारा था वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर करना शुरू किया, ताकि सिपाहियों की एकता को तोड़ा जा सके। जैसे आपने सुना होगा जाट रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, असम राइफल, गढ़वाल राइफल, मद्रास रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये क्या है, ये धर्म और जाति के आधार पर सेना को तोड़ने की कोशिश, ताकि अलग अलग बन जाए, तो उनमें आपस में मिलेंगे नहीं तो एकता है। पहले क्या था कि एक ही में सब होते थे, अब सबको क्या कर दिया, राजपूत एक तरफ, जाट एक तरफ, गढ़वाल वाले एक तरफ, कुमाऊं वाले एक तरफ, असम वाले एक तरफ, मद्रास वाले अलग, सिख अलग। अब सोचिए, अब तक ये रेजिमेंटें चल रही हैं, कायदे से तो इनको डिसॉल्व कर देना चाहिए, नाम के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। ये क्या था, ये सेना की एकता को तोड़ने की कोशिश थी, ताकि अलग अलग रेजिमेंटों में बांट दे, क्षेत्रवाद उभरेगा, लड़ेंगे आपस में। तो सबसे ज्यादा चेंज हुआ वो किस में हुआ, मिलिट्री में चेंज हुआ था, इन्होंने किया। और भी कई सारे बदलाव हुए, और भी कई सारे बदलाव में, जैसे राजाओं के प्रति जो इनकी नीति थी, राजाओं के प्रति नीति भी सरकार ने बदल दी। पहले आपको बताया कि 1857 के पहले हड़प नीति थी, सबका हड़प लेते थे, राज्य छीन लेते थे, राजा को गद्दी से उतार देते थे, उपाधियां छीन लेते थे। ये देखा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था, सब असंतुष्ट थे, लेकिन विद्रोह केवल उन्हीं जगहों पर हुआ जहां के राजा या जागीरदार अंग्रेजों से नाराज थे। जिन क्षेत्रों के राजा महाराजा नवाब नरेश जागीरदार अंग्रेजी सरकार के पक्ष में थे, वहां पर सिपाहियों ने विद्रोह नहीं किया, राजाओं ने विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। भाई गुस्सा तो पूरे देश में था बराबर, लेकिन उठा बवंडर कहां पर, जहां के जागीरदार या राजा नवाब नरेश अंग्रेजों से क्या से असंतुष्ट थे। जहां जहां थे
संतुष्ट थे, वहां पर सिपाही या कोई भी विद्रोह नहीं, यानी उन लोगों ने उनको दबाया या रोका। तो अंग्रेजों को समझ में आया कि यार ये बड़े काम की चीज है हमारे, कि अगर इनको हम वापस मेंटेन रखें तो कल को फिर से कोई ऐसी बाढ़ आए और जनता का गुस्सा बढ़े तो हमारे और जनता के बीच में कौन आएगा? ये राजा, नवाब, नरेश और ये इनको रोक लेंगे। तो यहाँ से फिर उपाधियां देनी शुरू कर दी, पेंशन देने शुरू कर दिए, उनको इज्जत बख्शना शुरू कर दिया। बकायदा 1878 में रॉयल टाइटल्स एक्ट पास किया, राजूपारी अधिनियम, शासकों को बड़ी बड़ी टाइटल देनी शुरू कर दिया, उनका सम्मान करना शुरू कर दिया, प्रीवी पर पेंशन वगैरह देना शुरू कर दिया कि लीजिए भाई आप खुश रहिए। क्योंकि वो फिर क्या करेंगे, बांध बनेंगे अंग्रेजी सरकार और जनता के गुस्से के लिए। एक दीवार तैयार कर दी, और वो दीवार किसकी थी? राजाओं की थी, जागीरदारों की थी, ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना अगर हो तो फिर ये लोग उसको क्या करेंगे? रोकेंगे। तो शासकों के प्रति नीति एकदम पलट गई। ठीक। एक और बड़ा बदलाव हुआ कि अब तक जैसे बताया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो भी सामाजिक चीजें उनको लगती थी गड़बड़ ठीक कर देते थे। अब लगा कि इसका कोई फायदा नहीं, तो भारतीयों के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। पर्सनल मैटर, सोशल मैटर में अब ये ज्यादा उंगली नहीं कर रहे थे, क्योंकि पता है कि हम लोग तो सही जान के कर रहे हैं, उल्टा सब हमारे ऊपर चढ़े आ रहा है। तो इसलिए भारतीयों के सामाजिक मामलों में इंटरफेयर सरकार ने अब बंद कर दिया। ठीक। और कुछ और बड़े बदलाव हुए, जैसे अब तक भारत था, भारत प्रशासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। यानी अब तक भारत पर ब्रिटेन की एक कंपनी का राज था। क्रांति के बाद सरकार ने क्या किया, इस कंपनी को खत्म कर दिया, कोई कंपनी नहीं रहेगी, और भारत का एडमिनिस्ट्रेशन सीधे अपने हाथ में ले लिया। यानी अब कंपनी सत्ता क्या हो गई? खत्म। और ब्रिटेन में राजा का शासन चलता ना, वहां बोलते ना क्राउन रूल, ताज का शासन या वहां की सरकार। यानी जैसे मान ली भारत की कंपनी किसी दूसरे देश में जाके कब्जा की हुई, भारत सरकार ने क्या किया, कंपनी को हटा के खुद अपने कब्जे में ले लिया। समझ गए? तो अब तक किसका राज था? कंपनी का। तो जब कंपनी का राज था तो कंपनी का जो भारत में मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल। तो जब कंपनी खत्म हुई तो गवर्नर जनरल का पद भी क्या हो गया? समाप्त। इसकी जगह बने क्या? वायसरॉय। तो देखिए, गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करता था? कंपनी। और वायसराय किसकी तरफ से था? सरकार की तरफ से। ब्रिटिश ताज का सीधा प्रतिनिधि। समझ गए? लिख सकते हैं इसको, लिखिए 1858, 1858, 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, क्वीन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, क्वीन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन। तो महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब आया? 1858। और इसी 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से लिख लीजिए 1 नवंबर 1858 से, फ्रॉम 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 से भारत से कंपनी शासन की समाप्ति हो गई। एंड ऑफ कंपनीज रूल फ्रॉम इंडिया। भारत से कंपनी शासन की समाप्ति हो गई। एंड ऑफ कंपनीज रूल फ्रॉम इंडिया। यानी भारत से अब कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। कंपनी भारत से हट जाती। भारत से कंपनी शासन की समाप्ति। ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन रूल बिगिन। ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। गवर्नमेंट या क्राउन रूल बिगिन। तो कितनी तारीख को कंपनी का शासन भारत से खत्म हुआ था? 1858 से। ठीक। एक चीज, अब भारत का गवर्नर जनरल भारत का क्या बन गया? वायसराय बन गया। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय बन गया। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया। अब इसमें भी फैक्ट आता है कि जब ये वायसराय बना तो पहला वायसराय कौन बना? तो ध्यान रखेंगे, बस पद का नाम बदला था, आदमी वही था।
यानी जो क्रांति के समय गवर्नर जनरल था वही क्या बन गया, वायसराय बन गया। यानी केवल बैनर चेंज हुआ था, पोस्टर बैनर चेंज हो गया, सिस्टम सारा ऐसा नहीं था कि सारे कंपनी कर्मचारी चले गए फिर नए सिरे से सब आए, वही सब थे, बस अब वर्दी चेंज हो गई, बैनर चेंज हो गया। तो लिखिए भारत का पहला वायसराय, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला वायसराय कौन बन गया, कैनिंग बन गया। तो कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना इसी के बाद। ठीक, चलिए एक और बड़ा बदलाव हुआ कि इस समय तक क्या था कि अब तक हम लोग जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे भारत के इतिहास में कभी भी धर्म को लेके कोई झगड़ा नहीं था, धर्म कोई झगड़े का मुद्दा नहीं था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, या अशोक बौद्ध हो गया था, या बाद में यूनानी आ गए, फिर शक आए, कुषाण आए, सब बाहरी थे, अरबी आए, तुर्क आए, मुगल आए, मंगोल आए। धार्मिक लड़ाइयों का इतिहास हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ जो धर्म युद्ध होते भी थे तो धर्म युद्ध का मतलब सही और गलत की लड़ाई थी। धर्म युद्ध का मतलब ये नहीं कि एक धर्म की लड़ाई दूसरे धर्म से थी। जैसे यूरोपियन हिस्ट्री कभी आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्रूसेड होते थे, धर्म युद्ध, कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ रहे हैं, मुसलमान और ईसाई लड़ रहे हैं, वहां पर एक धर्म की लड़ाई दूसरे धर्मों से। हमारे यहाँ जैसे महाभारत आपने सुना होगा, तो महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है कि पांडव हिंदू थे और कौरव मुसलमान थे। एक ही धर्म के लोग थे, एक सही थे एक गलत थे। या राम रावण की लड़ाई कहते हैं ना, ये धर्म युद्ध था, तो ऐसा थोड़ी क्या कि अलग अलग धर्मों के, दोनों एक ही धर्म के थे, एक सही था और एक गलत। धर्म युद्ध का मतलब एक धर्म की लड़ाई दूसरे धर्म से, ये हमारे यहाँ नहीं था, ये सब यूरोपियन हिस्ट्री में था। और वही चीज अंग्रेजों ने भारत में इंट्रोड्यूस किया। तो धर्म के नाम पर लड़ना दूसरे धर्मों से, ये हम लोग को नहीं आता था, ये हमें किसने सिखाया, अंग्रेजों ने सिखाया। कैसे, देखिए कि अब तक जैसे भारत पर किसका शासन था, मुगलों का, मुगल यानी मुसलमान, और इसको रिप्लेस किया किसने, ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो भारत की थी वो किसकी थी, हिंदुओं की थी। ठीक, शासन मुसलमानों का था, इसको रिप्लेस कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक, फिर 1857 की क्रांति हुई। क्रांति में सिपाहियों ने अंग्रेजों को भगा के सत्ता किसको सौंप दी, मुगल बादशाह को, यानी एक मुसलमान को। तो अंग्रेजों के दिमाग में ये समझ में आया कि भारत में हमारे जो कट्टर दुश्मन है, प्राकृतिक शत्रु है, वो मुसलमान, हिंदू हमसे नहीं लड़ रहा है। जैसे आपको बताया जब मुगल भारत में आए तो मुगलों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे, अफगान थे, लगातार लड़े। तो वही था कि अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन कौन बने, मुसलमान। हिंदू से इनकी कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों को रिप्लेस करके इन्होंने गद्दी हासिल की, फिर इनको भगा के फिर से एक मुसलमान को सत्ता सौंपी गई। तो सरकार को समझ में आया कि मुसलमान ही परेशान कर रहा है। तब इन्होंने 1857 के बाद अपनी पॉलिसी चेंज की और धार्मिक भेदभाव की नीति, डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया, और पहले मुसलमानों और उसके खिलाफ नीतियां बनानी शुरू कर और हिंदुओं के पक्ष में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदू इनसे लड़ाई नहीं लड़ रहा था। तो हिंदुओं के पक्ष में गए और किसके खिलाफ गए, मुसलमानों के खिलाफ गए शुरुआत में। तो यहीं से धार्मिक भेदभाव की नीति इन्होंने शुरू कर दी भारत में। शुरुआत में तो कुछ समय तक ठीक ठाक चला, लेकिन 1872 में इनकी पॉलिसी पलट जाती। एक ब्रिटिश अफसर हुआ करता था, विलियम हंटर। विलियम हंटर ने अपनी सरकार की इस नीति जो निर्धारक थे उनकी इन पॉलिसी को के ऊपर एक किताब लिखी थी, इंडियन मोहम्मडन्स। उस इंडियन मोहम्मडन्स किताब ने अंग्रेजों की इस पॉलिसी को पलट के रख दिया। उसने ये समझाया कि हमारी लड़ाई मुसलमान से ये ठीक है, हिंदू हमसे नहीं लड़ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन समस्या है कि जिनके खिलाफ हम जा रहे हैं उनकी संख्या है थोड़ी, और जिनके फेवर में जा रहे हैं इनकी संख्या है ज्यादा। अगर हम इसी तरीके से पॉलिसी चलाते रहे, व्यवस्था आगे बनाते रहे, तो मुसलमानों की संख्या कम है, तो हो सकता है वो खत्म हो जाए, तो फिर केवल कौन बचेगा, हिंदू, एक दुश्मन बचेगा। तो एक दुश्मन खतरनाक हो सकता है। मुसल हिंदू शासित वर्ग जरूर है, लेकिन संख्या में क्या है, ज्यादा है। मुसलमान शासक है लेकिन संख्या में कम। तो जो बड़ी संख्या वाले हैं इनका लेके हिस्सा अगर हम छोटे वाले को दे दें, तो बड़ा वाला छोटे वाले से लड़ेगा, छोटा वाला बड़े वाले से लड़ेगा, दोनों बड़े छोटे लड़ेंगे, तो फैसले के लिए किसके पास आएंगे, हमारे पास आएंगे। जैसे हस्बैंड वाइफ है, घर में एक छोटा परिवार है, घर में बच्चा पैदा हुआ, तो जो बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप छोटे बच्चे को प्यार दुलार करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर बच्चों को प्यार सभी लोग करते हैं।
फिर कुछ समय बाद 3-4 साल बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर घर में दूसरी संतान पैदा हुई। तो क्योंकि दूसरी वाला बच्चा अभी छोटा है, तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे नहलाएंगे धुलाएंगे प्यार दुलार थोड़ा ज़्यादा करेंगे। बड़ा वाला क्योंकि अपने से चल फिर ले रहा है, खा पी ले रहा है, तो बड़े वाले पर माँ बाप का ध्यान थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई अपने से खा पी रहा है तो छोटे वाले थोड़ा ज़्यादा प्यार दुलार करेंगे, खिलाए पिलाएंगे, उसको सहारे की जरूरत होती है। तो जो छोटे वाले पर माँ बाप का ध्यान ज़्यादा जाएगा, तो इस बात से बड़ा वाला चिढ़ जाता है। उसको लगता है कि जो प्यार दुलार अब तक हमें मिल रहा था, अब किसको मिल रहा है, छोटे वाले को। तो वो अकेले में छोटे को परेशान करेगा, चिकोटी काटेगा। तो जब छोटे वाले को परेशान करेगा, तो फिर छोटा वाला बड़े वाले से डरेगा। दोनों बड़े छोटे लड़के रोएंगे, तो फैसले के लिए किसके पास आएंगे, माँ बाप के पास। तो कर रहे हैं माँ बाप, और लड़ कौन रहे हैं, छोटे बड़े। तो बड़े वाले का लेके छोटे वाले को दे दे, तो ये इससे लड़ेगा ये इससे लड़ेगा, दोनों लड़ेंगे, तो फैसले के लिए किसके पास आएंगे, हमारे पास। आप सोचिए ये व्यवस्था इतने खतरनाक ढंग से लागू की कि आने वाले 90 सालों तक पूरा जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, पूरा जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, ये अंग्रेजों के खिलाफ चला। 90 साल तक हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। लेकिन 90 साल बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या हुआ, जो भारत एक देश था वो कितने टुकड़ों में बटा, तो इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पूरी दुनिया में कौन है, भारत। और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान। तो दुश्मनी का मतलब ही इंडिया पाकिस्तान, बोलते कहा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई बना रखी। ठीक, तो जो एक थे दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन थे, लड़ाई किससे चल रही थी, ब्रिटेन से। लड़ हम किससे रहे थे, ब्रिटेन से। लेकिन दुश्मनी किससे हुई, पाकिस्तान से। अलग से इंडिया का पाकिस्तान से रिलेशन बहुत अच्छा है, ब्रिटेन से रिलेशन बहुत अच्छा है। कभी आपने सुना कि भारत ब्रिटेन संबंधों में तनाव हुआ। अलग से पाकिस्तान का ब्रिटेन से रिलेशन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ईरान में झगड़ा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेंशन है, पाकिस्तान भारत में टेंशन है, लेकिन कभी पाकिस्तान ब्रिटेन में कोई टेंशन नहीं। तो जो एक थे वो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हो गए, और जो दुश्मन थे वो अलग अलग दोनों के दोस्त हो गए। ऐसा कैसे हुआ भाई, आपकी दुश्मनी किससे होगी, जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। 250 सालों तक खून पिया अंग्रेजों ने हमारा, एकदम चौपट करके रख दिया, खून पी के बहुत बुरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में कुछ भी गड़बड़ होती है तो हाय हाय किसका करते हैं, पाकिस्तान। सोचिए जो पाकिस्तान सन 47 के पहले था ही नहीं, पाकिस्तान ने कभी भारत पर राज नहीं किया, कभी शासन किया। वो हमारी पैदाइश, हमारी औलाद, अपना ही औलाद है। आप सोचिए बाप अपने ही बेटे को गाली दे के खुश हो जा रहा है, तो पाकिस्तान गाली दे के मजे में आ जाता है, मन भर जाता है। तो जब बाप बेटे को ही गाली दे रहा है तो गाली किसको पड़ रही है। अब सोचिए हमारा राष्ट्रवाद कहाँ जा रहा है, राष्ट्रवाद कहाँ जाना चाहिए था, किसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, और हम लड़ किससे रहे हैं। सोचिए 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया जानबूझ के इंग्लैंड से हार गया ताकि पाकिस्तान को बाहर किया जा सके। कायदे से हमारा राष्ट्रवाद किसके खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने हमारा खून पिया, 250 सालों तक देश लूट के लेके चले गए। लेकिन गाली सुनने के लिए कौन पैदा हो गया, खाली गाली सुनने के लिए पैदा हो गया। तो अच्छे अच्छों को पता चला नहीं कि ये हुआ क्या, कैसे पलटी हो गई। दुश्मनी तो उससे होती जिससे लड़ाई लड़ते, पता चला दुश्मनी इससे हो गई। कभी ब्रिटेन से तनाव सुना कभी आपने, तो ये खेल, तो ये जो भयानक खेल रचा गया, इसकी शुरुआत कब होती है, 1857 की क्रांति के बाद। पहले किसके फेवर में थे, हिंदुओं के, और किसके खिलाफ थे, मुसलमानों। 72 के बाद पलट गए। ठीक, तो ये जो भयानक सी चीजें थी, जो खतरनाक टेंडेंसी, जो ट्रेंड शुरू किया, जिससे सांप्रदायिकता का जहर घुल गया, और घुलते घुलते इतना कुछ हो गया कि आज भी हम लोग उगल रहे हैं वही चीजें, आज भी जहर ही उगलते हैं। और कभी सुना इंग्लैंड हाय है, महारानी विक्टोरिया के हाय है। सब किसके पीछे पड़े रहते, पाकिस्तान के पीछे पड़ा है। वो बेचारा कभी राज ही नहीं किया भारत में, वो बेचारा 2-3 बार लड़ पीट के हार भी गया, तभी वही गाली सुनता है बेचारा, मार पीट के उसी को गाली देता है। भाई आपको कंपटीशन करना है, भावनाएं दिखानी, तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति से लड़िए ना। जो हमारी ही औलाद, एक छोटा सा टुकड़ा, कितना बड़ा है, छोटा सा टुकड़ा भारत का, कुछ है नहीं, लेकिन उसी में हम लोग मगन रहते हैं, मजा आता है उसमें। पाकिस्तान की तरफ अरे चीन की तरफ आंख उठा के देखिए, तब पता चलेगा कि आप कितने बहादुर हैं। वीरता तो वहाँ होनी चाहिए, वहाँ नहीं दिखती। चलिए खैर,
तो ये जो भयानक सी चीजें थी ये सब यहीं से शुरुआत होती है। 1857 के बाद ही सब बदला। एक और बड़ा बदलाव हुआ कि अब तक बताया कि अंग्रेज शासक जो भारत में अपनी नीतियां बना रहे थे, जो पॉलिसीज बना रहे थे, तो जनता का जो रिएक्शन था, जो सोच था, वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि राजनीतिक दल नहीं थे, अखबार वगैरह नहीं चला करते थे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन वैसे थे नहीं, जिससे सरकार को पता चले कि गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो यहीं से सरकार ने क्या किया कि व्यवस्था में थोड़ी ढील देनी शुरू कर दी, ताकि अखबारों की स्थापना हो सके, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन वगैरह छपें और राजनीतिक दलों की स्थापना हो। तो ये जो अखबार छपेंगे, जब मैगजीन छपेगी, जब राजनीतिक दल बनेंगे, तो लोगों की जो फीलिंग्स है, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो छपेंगी, वो बाहर आएंगी। तो वही प्रेशर कुकर में सीटी बजेगी, यानी लोगों का गुस्सा क्या हुआ, बाहर आया। और प्लस सरकार को एक आइडिया, ये एक इंडिकेशन मिलेगा कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। अखबार में तो वही छपेगा कि विरोध में है, कि समर्थन में है, लोग हमारे इस एक्ट के लिए क्या रिएक्ट कर रहे हैं, राजनीतिक दल क्या बात कर रहे हैं, मीटिंग होगी, जनसभाएं होंगी, भाषणबाजी होगी, तो सुनेंगे। तो ये जो सिटी बजाने वाला कॉन्सेप्ट था, इसकी ढील दी गई, ताकि लोगों का जो गुस्सा बाहर निकले और सरकार को पता चले कि क्या चल रहा है। तो फिर ढेर सारे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, ये सब छपने शुरू हुए, राष्ट्रवादी अखबार वगैरह छपे, न्यूज़पेपर अलग से छपे। इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, अखबारों का जो समाचार पत्रों का इतिहास था, कभी डाले थे कुछ समय पहले। और दूसरा, राजनीतिक दलों की स्थापना भी हुई, पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी। अब राजनीतिक दलों की स्थापना की छूट मिली, तो पता चला तो राजनीति तो यहाँ लोगों के खून में। पता चला एक बड़ी पार्टी बनानी थी, तो हर गली मोहल्ले में पार्टी बनती चली जा रही, छोटे 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 क्षेत्रीय स्तर के दल बनने शुरू हुए। अभी जो क्षेत्रीय स्तर के दल बनने शुरू हुए, तो फिर इससे क्या होगा, सरकार को लगा कि किसी एक आदमी को सीटी बजाने के लिए कह रहे थे, हर आदमी सीटी बजा रहा है, किसका सुनेंगे, किसी का सुनना चाहिए। पता चला सब सीटी बजा रहे हैं, किसका किसका सुनेंगे, तो कुछ ज्यादा ही सीटी बजने लगी। तब कहा गया सीटी कुछ ज्यादा बज रही, ज्यादा सीटी उटी नहीं बजाना है, कोई एक ऐसी ऑल इंडिया लेवल की सीटी हो, कोई ऐसी अखिल भारतीय पार्टी हो जो देश के ज्यादातर लोगों को रिप्रेजेंट करती हो, उनका प्रतिनिधित्व करती हो, कि जब वो आवाज उठाए तो आवाज पूरे देश की, यानी वो आवाज जब उठाएगी तो किसकी आवाज होगी, पूरे देश की आवाज होगी। वो जब कुछ कहेगी तो पूरे देश की बात कहेगी, और पूरे देश का गुस्सा बाहर निकलेगा, पूरे देश में क्या चल रहा है ये है समझ में आएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्थापना की गई किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अगली हेडिंग बना लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन उठे और बोले चलो राजनीतिक पार्टी बना देते। ये पूरी उस प्रक्रिया का परिणाम थी जो 1857 के बाद स्टार्ट हुई। 1857 के बाद सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की, राजनीतिक दलों की स्थापना की, कि छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर बने। लेकिन अब जरूरत महसूस हो रही थी कि अब क्षेत्रीय स्तर पर न हो, कैसा हो, राष्ट्रीय, नेशनल हो, तब इसकी स्थापना हुई। तो वही उस प्रक्रिया का परिणाम निकल के कौन आया, कांग्रेस। अब इस कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, इस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बने रहिए। फ्रीडम मूवमेंट में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, बताया था कि इस मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर फैक्ट्स और डेट वगैरह कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। तो धीरे धीरे करके वो बढ़ना शुरू होंगी। तो पुरानी जितनी चीज़ें हैं उसको आप पढ़ते चलिए, रिविजन करते चलिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में।